नमस्कार, हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है लोकल, यानी गांव स्तर पर जो शासन होता है इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। गांव में यह व्यवस्था ग्राम पंचायत के नाम से और शहरों में इसको नगर पंचायत के नाम से, तो उसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग अध्ययन करने से पहले इसके इतिहास को जानते हैं। इसके इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो इसका महत्व आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही इसका महत्व आपके जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में है शासन चलाने के लिए। और शासन चलाने के क्रम में सबसे पहले मौर्य काल में यानी 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। उस काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो महान शासक थे, उस काल से ही इस व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी इसका प्रयोग यानी इस शासन प्रणाली का प्रयोग लोग उसी काल से करना प्रारंभ कर दिए थे, मौर्यों के समय से ही। कुछ समय बाद दक्षिण भारत का एक वंश आया जिसको चोल वंश कहते हैं, चोल राजवंश कहते हैं। और चोल राजवंश में इसको व्यापक तौर से लागू किया गया। बाकायदे इसके सदस्यों का चुनाव कराया जाता था, तो उसने यानी चोल राजवंश ने इसका व्यापक तौर से प्रयोग किया था। फिर अगले क्रम में आप देखेंगे तो जो व्यवस्था आई थी मुगल काल की, यानी मध्यकालीन भारत में जो मुगल काल की व्यवस्था आई थी, उसमें मुगलों ने भी स्थानीय स्वशासन को व्यापक तौर पर इसका प्रयोग किया था। मुगलों के पतन के बाद भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भी इसका प्रयोग किया था। और अंग्रेजों के काल में ही देखा जाएगा तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसको नियमित तौर से लागू करने का प्रयास किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन याद करिएगा, जनक माना जाता है। ध्यान रहे, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह कौन है? वह है लॉर्ड रिपन। कब? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसका व्यापक तौर से प्रयोग किया था, नियमित रूप से इसका प्रयोग करने की व्यवस्था की थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। मेयो ने भी प्रयास किया था, लेकिन मेयो के बहुत को उसको नहीं देखा जाता, लेकिन ये लॉर्ड रिपन की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ समय पश्चात आगे चलते हैं और आगे देखेंगे आपकी कई क्रांतिकारी भारत में आए। कुछ उदारवादी थे, कुछ उग्रवादी थे। उसी क्रम में देखिएगा कि महात्मा गांधी भी विदेश से पढ़कर आए, फिर अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने वकालत के दौरान वहाँ पर गए थे, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें वो सीख कर आए थे। और जब भारत में महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए थे, जिसके बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे। कई आंदोलन चलाए थे और महात्मा गांधी के जो विचार थे वह भी बड़े ही उच्च कोटि के उनके विचार थे। और उन्होंने अपने विचारों के क्रम में गांव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। गांव को यानी स्थानीय स्वशासन के रूप में, यानी कहा था उन्होंने कि गांव ही कह सकते हैं कि देश की आत्मा है। गांव के बिना देश की कल्पना आप नहीं कर सकते, पूरे विश्व की कल्पना आप नहीं कर सकते। उन्होंने कई कल्पनाएं दी थी, तो कहा कि गांव के बिना पूरा विश्व यानी इस विश्व की कोई कल्पना नहीं हो सकती। अगर गांव मर गया तो पूरा विश्व ही समाप्त हो जाएगा। इसकी बात महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने गांव के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत उससे संबंधित कार्य किए थे। और महात्मा गांधी के मृत्यु के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके सपनों को साकार करने के लिए, यानी महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, इसी क्रम में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और इसी क्रम में उन्होंने 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। सामुदायिक
विकास कार्यक्रम चलाया। ध्यान रहे, यानी गांव के विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। कब चलाया था, यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर, हमेशा इनके जन्म दिवस पर ही कोई कार्य करेंगे। तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था। अब आपके क्वेश्चन पेपर में 1951 भी यहाँ पर दे सकता है, 1951, 1953 भी यहाँ पर दे सकता है, 1959 भी दे सकता है, 1959 भी दे सकता है, लेकिन यह डेट 2 अक्टूबर ही रहेगी। आपको पहचान करनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था वह चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों चलाया गया था, गांव की स्थिति में सुधार करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। जैसा कि अभी देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे, और अभी भी लोगों में अभी वो अंग्रेजों वाली भावना थी, यानी जो सरकारी पदों पर आसीन हो गए थे, जब उन्हें सौंपा गया कि चलिए भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं, तो वह लोग इसके प्रति निष्क्रिय हो गए। यानी नेहरू जी ने तो बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो कर्मचारी थे, जो नौकरशाही के लोग थे, उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, अपने ऑफिस तक ही इसको सीमित रखा और कहा कि हाँ यह कार्य चल रहा है। और इसी उदासीनता के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल हो गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस भावना से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया था वह विफल हो गया। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया, एक समिति का गठन किया जो पंचायत से संबंधित थी, और यह पहली समिति थी और जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, और कब किया, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 ईस्वी में। और इनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि भाई आप देखिए, पता करिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल होने के पीछे क्या कारण थे, और क्या ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारा यह कार्यक्रम है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। और बलवंत राय मेहता ने इसकी जांच की। तत्पश्चात उन्होंने इसके कारण को बताया और कहा कि जो पंचायत है वह त्रिस्तरीय होनी चाहिए, वह त्रिस्तरीय होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात किस समिति ने की थी, तो वह समिति कौन सी हो जाएगी, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन अभी पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था, ग्राम पंचायत से, ठीक है, या पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंध किसका था, बलवंत राय मेहता का, पंचायती राज से इनका संबंध था। और इन्होंने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की, त्रिस्तरीय, कि गांव में 3 स्तर होने चाहिए, यानी गांव स्तर पर या स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तर पर, जिला को बाद में लिखते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद मंडल पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। देखिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कई राज्य रहेंगे, आगे मिलेगा, कई राज्य हैं जो इसको अलग अलग नाम, कहीं कहीं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत, यह चीज है। कई कई राज्य ऐसे जहाँ पर 2 स्तरीय है, कई कई राज्य ऐसे जहाँ पर 4 स्तरीय, जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात की। और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को यानी स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को गांधी जी के ही जन्म दिवस पर यानी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया। इतना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? उत्तर क्या होगा? राजस्थान। किस जिले में? नागौर जिले। इसके आगे नहीं पूछता है, गांव का नाम भी आता है बगदेरी गांव, लेकिन उसके आगे नहीं पूछता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में यह पंचायती राज लागू कर दिया गया। यह कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ध्यान रहे, 1-2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था और यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को यह व्यवस्था लागू की गई थी गांवों में यानी राज्यों में। तो राजस्थान के राज्य में किस जिले में? नागौर जिले में यह लागू हो गई, यह व्यवस्था चलने लगी। तो ध्यान रहे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात किस समिति ने की थी? तो यह उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। जनक स्थानीय स्वशासन का कौन था? लॉर्ड रिपन। और शिल्पकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति को। किस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की बात की थी? तो बलवंत राय मेहता। कभी कंफ्यूजन होगा तो हम आपको बता देते हैं कि इनके नाम में 3 शब्द हैं, बलवंत, राय और मेहता। 3 शब्द इनके नाम में है, इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जिसके नाम में 3 शब्द हैं वह त्रिस्तरीय पंचायत की बात करेगा और जिसके नाम में 2 रहेंगे वह 2 स्तरीय पंचायत की बात। तो आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। तो एक समिति को आप पढ़ लिए, बलवंत राय मेहता समिति। अब पंचायती राज से संबंध जो रखने वाली अगली समिति है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक 20 साल बाद यानी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई और ठीक 20 साल के बाद 1957 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? ठीक 20 साल बाद। तो 57-20 कितना होता है? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और पूछा गया, देखिए भाई, जो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो कार्यक्रम लागू कर दिए गए हैं, क्या वह सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या वह व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं ठीक है? इसके रिपोर्ट को आप प्रस्तुत करें। यानी किसको कहा गया? अशोक मेहता को। और यह देखते रहे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, देखिए समिति 13 सदस्य थी, 13 सदस्य इसमें थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि देखिए गांव के लोग अशिक्षित हैं, अर्धशिक्षित हैं और व्यवस्थाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर की जगह 2 स्तरीय की बात की इन्होंने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जगह 2 स्तरीय की बात की, यानी मंडल पंचायत और जिला पंचायत की बात इन्होंने की। कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, इसमें ज्यादा खर्च है, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए 2 स्तरीय होना चाहिए। तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत की बात की। अब देखिए, आप बताएंगे
आप क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति। हमने अभी बताया कि उसमें उनके नाम में 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता, इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यह त्रिस्तरीय की बात करेंगे। इनके नाम में 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता, तो आप दिमाग में बैठा कि यह 2 स्तरीय की बात करेंगे। अशोक मेहता 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत की बात करेंगे। ठीक है, अगले क्रम में अगली जो समिति आएगी PVK राव समिति। PVK राव समिति, और यह समिति आई थी 1985 ईस्वी में। PVK राव समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज से ही है। और इन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण की भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी SC ST तथा महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। यह किस समिति ने कहा था, PVK राव समिति ने। कब आई थी, 1985 ईस्वी में। अब 1986 ईस्वी में एक समिति आएगी, उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, तो उसको आप देखते हैं डॉक्टर ML सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ठीक 1 साल बाद आएगी, 1986 ईस्वी में। और इस समिति ने कहा था कि आंशिक रूप से इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। किसने कहा था, ML सिंघवी समिति ने। ठीक है, ML सिंघवी समिति ने कहा था कि LM है, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए तथा गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए और वित्तीय सहायता गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदान करना चाहिए। तो यह किसने, LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी बात कही थी। तो देखिएगा कि PVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, इसके बाद एक समिति और आती है जिसको कहते हैं थुंगन समिति। देखिए, यह थुंगन समिति, और यह कब आई थी, 1988 ईस्वी में। थुंगन समिति ने भी कहा कि पंचायती राज को यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए। यानी यह जो समितियां थी, कितनी समितियां थी, 5 समितियां थी। इसके एक गार्डियन समिति का भी नाम आता है, तो लेकिन मुख्य रूप से 5 समितियों को आप याद रखिएगा। यानी पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, पंचायती राज से संबंधित समितियां इसके बारे में आपसे पूछता है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, या इस तरह पूछेगा कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन नहीं है। तो इसमें देखिएगा आपसे बलवंत राय मेहता पूछ देगा, बलवंत राय मेहता समिति, कह देगा अशोक मेहता समिति,
दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इसके बाद पी वी के राव समिति। इस तरह अगर आपके सामने आ जाता है ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपको पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि निम्न में से कौन समिति ऐसी है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो उत्तर आपका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, क्योंकि इसका संबंध निर्वाचन से है। ठीक है, इस तरह कई समितियां रहेंगी, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो एक समिति बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी पी बी के राव समिति, चौथी जो रहेगी यह डॉक्टर एल एम सिंधवी समिति, और अगली जो समिति रहेगी वह रहेगी थुंगन समिति, थुंगन समिति। इन सभी समितियों का जो संबंध है वह पंचायती राज से है। हमने कहा कि थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में आई थी। और अब जो है पंचायती राज को बहुत दिनों तक संविधान से दूर नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब इसको संविधान में स्थान प्रदान करने के लिए संशोधन की व्यवस्था की गई। और बिना संविधान में संशोधन किए इसको नहीं, तो संशोधन की व्यवस्था की गई और इसे संविधान में दर्जा प्रदान किया गया। और वह संशोधन कौन सा हुआ? तो सबसे पहला प्रयास किया था 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी के द्वारा यह संविधान संशोधन लाया गया कि स्थानीय स्वशासन का यानी ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं। तो यह राज्यसभा ने इसको माना, तो यह असफल हो गया। 64वां संविधान संशोधन असफल हो गया। आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन लाया गया। नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे उनके समय यह संशोधन लाया गया। कब लाया गया था? 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1992 ईस्वी में। और 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर लोकसभा के द्वारा पारित हुआ। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने पारित कर दिया। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी। ध्यान है देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 92 को लाया गया। 22 दिसंबर को लोकसभा ने, 23 दिसंबर को राज्यसभा ने और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी। अब जानते हैं कि लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अगर राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है, वह विधेयक कानून बन जाता है। तो यह जो संशोधन लाए गए थे यह सफल हुआ, यानी 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी तो यह सफल हो गया। और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह लागू कर दिया गया, और इसीलिए ध्यान रहे 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यह लागू हुआ था। ध्यान रहे यह क्वेश्चन पूछता है और हमेशा आप याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह तो बात हो गई संविधान में प्रवेश करने की। जो पंचायती राज है अब यह संवैधानिक संस्था हो गई। पहले गैर संवैधानिक संस्था थी, अब यह संवैधानिक संस्था हो गई। और संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका विवरण संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होता है।
संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में जिसका विवरण होता है उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो अब देखिएगा कि किस भाग में है। तो इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई वह अनुसूची थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वां भाग 9 पुनः स्थापित किया गया। यानी भाग 9 में किसकी बात की गई है? पंचायती राज की बात की गई है। ध्यान रहे, भाग 9 में किसकी बात की गई है? पंचायती राज। तथा अनुच्छेद 243 पुनः स्थापित किया गया, कुल जिसमें 16 अनुच्छेद निहित है। और इसके जो विषय थे 11वीं अनुसूची के कुल 29 विषय थे। कितने कार्य हुए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 को लाया गया, 1992 में लाया गया, जिस पर लोकसभा ने 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को राज्यसभा ने, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो गया। इस लागू होने के बाद भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 243वां अनुच्छेद था, जिसमें 16 अनुच्छेद उसमें निहित है। तो यह इसके द्वारा जो प्रक्रिया थी वह आप संवैधानिक संस्था के रूप में इसको ऐड कर लिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, पंचायत समितियों को आप याद करिएगा। यानी पंचायत समितियों को प्रमुख रूप से 5 पंचायत समितियां, बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, अशोक मेहता समिति जिसने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी, उसके बाद PV राव समिति आई, ML सिंधवी समिति आई, थुंगन समिति आई और इसके बाद संशोधन किए गए। तो इन समितियों को आपको याद करना है। और इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि इन समितियों का संबंध किससे है, यानी पंचायत समितियां कौन कौन सी हैं, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। 5 हैं समितियां जो प्रमुख रूप से हमने आपको बताया, उनको याद करना। उनसे कैसे क्वेश्चन आए उसको भी हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और नहीं समझ में नहीं आई होगी बात तो पुनः आप हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आप जैसे चाहें जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको आप पूछें, हम बताएंगे। ठीक है, अब अगले क्रम में यह पार्ट 1 था, यानी स्थानीय स्वशासन से लेक्चर 1 था। अभी इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। अब पंचायत समितियां हैं, पंचायतों की बैठक है, कौन बैठक को बुलाता है, ठीक है, इसमें बैठक किन परिस्थितियों में बैठक हो सकती है, किन परिस्थितियों में बैठक नहीं हो सकती है, इसके कार्य क्या क्या है, इन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और अपने भविष्य के निर्माण में खुद अपना आप सहयोग करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और